हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लच पे। तो आज से जो टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा वो है क्लास 12th की अकाउंटेंसी। क्लास 12th की अकाउंटेंसी, अभी अभी आप क्लास 11th पास होके आए हैं सीधे 12th में, और 12th की अकाउंटेंसी मैं आपको बता दूं अगर, तो वो 11th से ज़्यादा आसान है। हाँ सर, सही में लगता तो नहीं है, क्योंकि अभी जब हम 11th में थे तब तो अकाउंटेंसी की सिर्फ एक बुक थी। 12th में आते ही हमने क्या देखा, हमारे सामने तो अकाउंटेंसी की 3 बुकें आ गई। और आपने अभी भी कहा कि 12th की अकाउंटेंसी ज़्यादा आसान है 11th के अकॉर्डिंग, तो एकदम मैंने सही कहा। क्या आप बता सकते हो कि आपकी 12th की अकाउंटेंसी में कितने चैप्टर हैं, या आपने बुक अगर ले ली है किसी भी राइटर की हो तो आपने क्या कोई बुक खोल के देखा? नहीं देखा। क्या इंडेक्स देखा? इंडेक्स देखा? नहीं देखा। तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं कि आपकी 12th की अकाउंटेंसी में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। कितने? सिर्फ 3। क्या बात, क्या मजाक किए सर आप। 3? यहाँ तो बुक में हमने देखा 14-15 चैप्टर हैं और आप सिर्फ बोल रहे हैं 3। हकीकत है बेटा, 12th की अकाउंटेंसी में सिर्फ 3 चैप्टर हैं, इसी के लिए 3 बुकें बनाई गई। वो पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड है। तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी कि क्लास 12th के लिए हम अभी से कैसे प्रिपेयर हो। माइंड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जो आपका टाइम सिलेक्शन होता है ना, टाइम सिलेक्शन कि किस पार्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, किस पार्ट को हमें पहले अटेम्प्ट करना है, किसे हमें वेटेज ज़्यादा देना है, ये सब पहले से अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है तो कहीं ना कहीं मार्क्स आपके सही नहीं आएंगे। और नॉलेज की बात अलग है, ठीक है आपने नॉलेज गेन किया, अच्छी चीज़ है, बट नॉलेज के साथ साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छे पाने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, बहुत ही परफेक्ट। तो ध्यान से देखिए, पहले तो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि अकाउंटेंसी की क्या स्ट्रैटेजी है। अकाउंटेंसी की बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी, जो मैंने कहा कि आपकी टोटल 12th में कितने चैप्टर हैं? 3। वो 3 चैप्टर 2 बुक्स में डिवाइड है। जनरली कुछ राइटर्स पहले तो ये एक ही बुक में आते थे, लेकिन कुछ राइटर्स ने अभी ने 2 बुक या 3 बुक में डिवाइड किया। और नाम क्या रख दिया? एक का रखा पार्ट ए। पार्ट ए, पार्ट ए की वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड बना दिया। पार्ट ए में 2 वॉल्यूम बना दिया, कहा कि वॉल्यूम फर्स्ट ये, वॉल्यूम सेकंड ये। इसके बाद एक रखा पार्ट बी। ये आपकी टोटल बुक है, जो 3 बुकें हैं जो आपको 1 साल पढ़ना है। अब जानते हैं कि आखिर से इन बुकों में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो बेटा पार्ट ए की वॉल्यूम फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? पार्टनरशिप। क्या पढ़ना है बच्चों? पार्टनरशिप। वॉल्यूम सेकंड में सिर्फ आपको पढ़नी है कंपनी। वॉल्यूम थर्ड में सिर्फ पढ़ना है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस। अब दिमाग में कुछ आया देख के, क्या सही है? पार्टनरशिप वही है जो हमने 11th में बिजनेस स्टडीज, क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 3rd फॉर्म पढ़ा था। क्या ये वही पार्टनरशिप है? क्या ये वही कंपनी है जो हमने 5वां फॉर्म इसी चैप्टर में पढ़ा था क्लास 11th में? एकदम सही हो, ये वही है। बस वहां पे इनकी थ्योरेटिकल स्टडी की गई थी और यहाँ पे इनकी न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल स्टडी की जाएगी। बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा है। तो सिर्फ इतने ही चैप्टर हैं। सोचो, सिर्फ पार्ट ए में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? पार्टनरशिप, बस। और जो सेकंड बुक है उसमें सिर्फ क्या पढ़ना? शेयर, सॉरी अभी शेयर नहीं बोलूंगा, कंपनी, सिर्फ कंपनी। और थर्ड बुक में फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। ये सर क्या है? आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11th में पढ़ी होगी, लास्ट वाला चैप्टर याद कीजिए, फाइनल अकाउंट। उसमें ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट था ना, वो फर्म के अकॉर्डिंग था, टी फॉर्म में बनता था। आपने देखा होगा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट कुछ ऐसा बनता था। यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है वो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 पढ़ना है, कि कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट दी गई है यहाँ पे उसकी स्टडी करनी है। तो यहाँ पे ये भी आपके लिए एक नया चीज हो जाता है, एक नई हो जाती है। चलो फिलहाल हमें पहले ये देखना है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इनमें वेटेज कितना है। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चा बताओ कितने मार्क्स का होता है? तो सर 80 मार्क्स का हमारा बोर्ड पेपर होता है, 20 मार्क्स स्कूल का इंटरनल होता है। ये पेपर है।
तो जो स्कूल का इंटरनल है वो तो आपका प्रोजेक्ट असेसमेंट और वाइवा का आपको मिलता है, वो आपको पता ही होगा। 12 नंबर की फाइल्स होगी और 8 नंबर का आपका वाइवा होता है। लेकिन ये जो आपके 80 मार्क्स हैं इसका पेपर होता है, और ये 3 पार्ट कैसे ही 80 मार्क्स डिवाइड हैं। तो बच्चों ये जो पार्टनरशिप है ये 40 मार्क्स कंटेन करता है। कितना? 40 मार्क्स, मतलब 50% आपका जो सिलेबस है वो कहाँ से आता है? सिर्फ पार्टनरशिप से। अब बात आती है कंपनी की, तो ये 20 मार्क्स। तो अगर बात की जाए पार्ट ए की, तो पार्ट ए टोटल कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का वेटेज लेता है। तो सोचो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट ए कितना इंपॉर्टेंट है। जो पहली बुक है पार्ट ए की, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड, 80 मार्क्स कंटेन किया है, वो सॉरी 60 मार्क्स कंटेन किया है आउट ऑफ 80, 60 मार्क्स। सोचो अब बचता क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट बी। तो यहां से आपको सिर्फ दिखेगा 20 मार्क्स, सिर्फ आपको दिखेगा 20 मार्क्स। लेकिन पेपर में ये जो 20 नंबर का आपका इंटरनल होता है बेटा, ये भी पार्ट बी का ही पार्ट है। उसमें आप देखोगे तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आएगा। क्या आएगा? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। और जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है वो पार्ट बी का ही पार्ट है। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई अच्छे से। आपको ये एनालिसिस अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि आपको वेटेज कहां पे कितना देना है, पार्ट ए या पार्ट बी। तो पार्ट ए 60 मार्क्स का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें पार्ट ए के वेटेज को लेके चलना है। अब इसके बाद हम अपनी बुक को जानते हैं कि हमारी बुक में ये जो चैप्टर हैं 3, इनके कितने पार्ट हैं, तो हमें क्या पढ़ना है। जो आप चैप्टर के रूप में देखते हो ना, ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर, बच्चों असलियत में तो वो पार्ट हैं। देखा जाए तो सिर्फ टोटल 12th की अकाउंटेंसी में यही 3 है, पार्टनरशिप, कंपनी एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। तो चलिए बात की जाती है कि सर जो ये पार्टनरशिप हमें पढ़ना है पार्ट ए के वॉल्यूम फर्स्ट में, क्या ये सिर्फ पार्टनरशिप ही या इसके कई पार्ट हैं? तो बेटा देखो, इसको 3 पार्टों में हम पढ़ते हैं। इसको हम सिर्फ 3 पार्ट में पढ़ते हैं पार्टनरशिप को। जो पहला पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कहने का सेंस है इट इज द बेसिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का क्या है? बेसिक्स है। ओके, एक सेकंड कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्या है? ये आपका बेसिक्स है। क्या है बच्चा? सिर्फ बेसिक। इसमें सिर्फ बताया गया कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप के बेसिक्स कौन कौन सी चीजें आती हैं, जो कि आपको सभी में देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या इसी को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पहला हमने क्या पढ़ा? बेसिक्स। दूसरा पढ़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो तीसरा पार्ट है बच्चों वो हम पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये बच्चों आपके 3 जो एक्सपेक्ट हैं जो आपको पार्ट ए में पढ़ना है। पार्टनरशिप के 3 पार्ट, पहला फंडामेंटल, दूसरा आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और जो थर्ड वन है वो है डिसोल्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? व्हाट इज द डिफरेंस? तो आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप में मोर देन टू और मोर देन 2 पार्टनर्स होते हैं। इन्हें इंडिविजुअल हम क्या कहते हैं? इन्हें इंडिविजुअल हम पार्टनर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इंडिविजुअल पार्टनर कहलाते हैं। लेकिन ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? फर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फर्म। मतलब जो 2 या 2 से अधिक लोग जो पार्टनरशिप में होते हैं, इंडिविजुअली हम उन्हें पार्टनर कहते हैं, और एक साथ सबको ले लो तो हम क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। इसीलिए आपने पार्टनरशिप का एक बड़ा ही अच्छा सा फीचर पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप की अपनी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, अपनी कोई अलग पहचान नहीं होती। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये एक अच्छा सा फीचर है पार्टनरशिप का। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं बताने वाला हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसको ध्यान से देखना।
पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा कि पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, एग्रीमेंट। अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है रिटन फॉर्म में, तो उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, अगर ये एग्रीमेंट ये रिटन फॉर्म में है तो हम इसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो याद आ गया कुछ, आपने इसे 11th में भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो भैया जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में दो तरीके से हो सकता है, या तो रिटन हो या तो ओरल हो। अगर ओरल हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटन में है तो हम उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। अब बच्चों ध्यान से जो बताने जाओ उसे ध्यान से सुनना। ये पार्टनरशिप डीड होती क्या है, ये एक स्टैम्प पेपर होता है। इस स्टैम्प पेपर पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। अगर आपके पार्टनरशिप में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस आता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो बता लोगे। If there is change in a partnership deed, then this is called a reconstitution of a partnership. अगर पार्टनरशिप डीड में कोई चेंज आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन अगर पूरी फर्म ही बंद हो जाती है, इस कंडीशन में फर्म नहीं बंद होती, रिकॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एग्रीमेंट चेंज होता है लेकिन फर्म चलती रहती, काम चलता रहता है, बिजनेस चलता रहता है। लेकिन इस कंडीशन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये पूरी फर्म ही बंद हो जाती है, फर्म में ताला लग जाता है, सब लोग अपनी अपनी एसेट्स और प्रॉफिट बांट के अपने अपने घर चले जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे कितने पार्ट हैं, फंडामेंटल है, रिकॉन्स्टिट्यूशन है और डिसोल्यूशन है। अब यहाँ पे बच्चों जो आपको पढ़ना है वो है, ध्यान से देखना, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है ना बच्चों, इसी के पार्ट हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के कुछ पार्ट हैं जो आपने देखा होगा अपनी बुक में। सबसे पहला चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर। पीएसआर का फुल फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक चैप्टर आपको देखो फंडामेंटल, तो एक चैप्टर दिखेगा ही, उसके बाद सेकंड चैप्टर आपको दिखेगा चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसके बाद जो आपको चैप्टर दिखेगा वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसके बाद जो आपको चैप्टर दिखाई देगा बच्चों वो है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद लास्ट में आप देखोगे तो आपको डिसोल्यूशन दिखाई देगा। तो अगर आप पार्टनरशिप पार्ट ए की वॉल्यूम फर्स्ट देखोगे तो आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर। तो इनको मिला के टोटल बनती है आपकी पार्टनरशिप। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ना है। पहला है बेसिक्स पढ़ना है, बेसिक्स के बाद जो आपका सेकंड चैप्टर है वो है आपका चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, फिर एडमिशन होता है या रिटायरमेंट डेथ होती है। इन तीन कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इन तीन कंडीशन को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। याद रखिएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जहां पे पूरा बिजनेस ही बंद हो जाता है। तो उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जो कि पार्ट ए में पढ़ना है, जो मैंने एक बताया सिर्फ पार्टनरशिप। अब इसके बाद जो आपको पार्ट बी है वो है कंपनी। कंपनी में आप देखोगे तो आपको सिर्फ दो चैप्टर ही दिखाई देंगे। एक है इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, और दूसरा है इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। बस इसका जो थर्ड चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वो आपके सिलेबस से बाहर है। तो सिर्फ दो चैप्टर आपको यहां पे पढ़ना है, शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर, काम खत्म। पतली सी बुक होगी, दो चैप्टर कंटेंट यहां पे आपको पढ़ने हैं। जो इसके बाद बच्चों आपका थर्ड है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां से सिर्फ 20 मार्क्स का आना है। यहां पे सबसे पहले आपको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 एनालिसिस ऑफ द बैलेंस शीट, एनालिसिस ऑफ द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। जो एक नया स्टेटमेंट फॉर्म आया है उसको देखना है, वहां पे कुछ हेडिंग्स हैं, कौन सी हेडिंग में कौन से आइटम जाते हैं, बस उसको सीखना है। जब आप जैसे इसको सीख जाते हो, यहाँ पे जो दूसरा चैप्टर आप पढ़ते हो वो इसी से रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आप बुक खोल के देखिएगा, यही आपको मिलेगा। देखिए, हमारी राइटिंग स्किल पे मत जाइएगा। अक्सर टीचर्स की जो राइटिंग स्किल होती है वो बड़ी परफेक्ट होती है, लिखते बड़ा अच्छा है कि कुछ समझ में आएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ, इसे समझिएगा, अपनी बुक खोल के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये है बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक, जैसे ही आप कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव पढ़ते हो, इसके जस्ट बाद आपको मिल जाता है अकाउंटिंग रेशियो। क्या मिलता है? अकाउंटिंग रेशियो। और जैसे इसको पढ़ते हो, ये चैप्टर आपको मिलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये चैप्टर हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मींस आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, ये दो। और ज़्यादातर पेपर में भी आप देखोगे तो यहाँ की चीज़ें फिक्स होती हैं, ये आता ही आता है, एकदम फिक्स क्वेश्चंस है, यहाँ से आना ही है। तो ये था आपकी कंप्लीट अकाउंटेंसी की बुक, जिसे आपको अभी से माइंड में लेकर चलना है कि आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है। सोचो, पार्टनरशिप 40 नंबर का आएगा, 40 मार्क्स कंटेन किया है। पार्ट जो वॉल्यूम सेकंड है वो 20 मार्क्स, शेयर्स एंड डिवेंचर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क्स। अब ये आप बताइए कि आपको किस में ज़्यादा आपको वेटेज देना है, कहाँ पे आपको मार्क्स पढ़ना। देखो, पास होने के लिए अगर पढ़ रहे हो तो बेटा 12th पास हो जाओगे, एकदम सीधा सीधा पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है कि 12th तो पास आउट हो जाओगे, अगर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो। लेकिन अगर अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो तो आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो है स्ट्रैटेजी ये। 11th में जो किया सब भूल जाओ। 11th में ठीक है, तुमने खेला कूदा, घूमे, दोस्तों के साथ खूब अच्छी अच्छी पिक्चरें देखी, वो सब भूल जाओ। 11th जो किए सो किए, कम से कम 12th तो अपना अच्छा बना लो। ठीक है, मानता हूँ कि 11th की मार्कशीट आपके जीवन भर काम नहीं आएगी, लेकिन 12th तो आएगी। 11th आपने नहीं पढ़ा, आपको पता होगा 11th का बेस आपका कितना अच्छा है। कम से कम बच्चा 12th का तो बेस अच्छा बना लो, 12th तो अच्छे से पढ़ लो। क्यों अपने माँ बाप के पैसे बेकार करने में लगे हुए हो? तो अगर नहीं पढ़ना तो माँ बाप को बोल दो कि हमको नहीं पढ़ना, कम से कम वो पैसा आपके बिजनेस में यूज हो जाएगा। आजकल तो बड़ा ट्रेंड चल रहा है स्टार्टअप का। स्टार्टअप भैया क्या, स्टार्टअप, एक छोटा सा स्टार्टअप किए हैं, तो कम से कम उन पैसों का आप स्टार्टअप ही अपना कीजिए, कम से कम पैसे ही कमाइए। लेकिन अगर पढ़ाई की तरफ जाए तो कम से कम कायदे से पढ़ लीजिए। तो बस इन स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो अब सीधे चैप्टर और उसके टॉपिक का लेके आऊँगा। ये थी सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी। नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएंगी, अब वो पर्टिकुलर चैप्टर फंडामेंटल से स्टार्ट किया जाएगा, पार्टनरशिप का फंडामेंटल, और सीधे फंडामेंटल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। ओके, थैंक यू।